अमेरिका और ईरान के बीच हुई पीस डील की बातचीत करेंगे। 18 जून की तारीख अमेरिका और ईरान के बीच 14 पॉइंट्स के एमओयू के तहत समझौता हुआ, लेकिन जिन परिस्थितियों में यह समझौता हुआ उसे देखकर ही लगने लगा कि इस डील का डिरेल होना तय। और अभी तो सिर्फ 9 दिन का वक्त बीता है, सिर्फ 9 दिन का वक्त बीता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध फिर से महसूस की जाने लगी। सोचिए, सिर्फ 9 दिन पहले ही दोनों देशों ने 60 दिन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप का फेवरेट पाकिस्तान अपने कॉलर चढ़ाए हुए दुनिया को यह बता रहा था कि भाई लो, करा दी हमने डील, देखो हमने दुनिया में शांति स्थापित कर दी। कल की बातें पुरानी, आज हम शांति के नए पैरोकार हैं। लेकिन जनाब हुआ क्या, आज अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में फिर से बारूदी चैप्टर शुरू कर दिया, फिर से बारूद बरसाना शुरू कर दिया। अब अमेरिका ने एक्शन लिया तो ईरान भी कहां शांत बैठने वाला था। बदले में आईआरजीसी की नौसेना ने भी दावा कर दिया कि उसने इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है, वहां पर हमला किया है, यानी सीज फायर साइड में चला गया। तकरीबन धुआं धुआं हो गया सीज फायर का। साथ ही ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दे दी कि सीज फायर तोड़कर अमेरिका पछताएगा, लिहाजा सतर्क रही आगे से। दूसरी तरफ 14 पॉइंट्स के एमओयू के मुताबिक एक शर्त यह भी थी कि लेबनान में भी संघर्ष खत्म होगा, लेकिन नेतन्याहू भी ट्रंप की गारंटी की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और लगातार लेबनान को टारगेट कर रहे हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि अपने जन्मदिन पर ट्रंप ने खुद को जो गिफ्ट दे दिया था, खुद को गिफ्ट दे दिया था, उसके बाद कहा था डील साइन, वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं। अब सवाल है कि आखिर क्यों मिडिल ईस्ट में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका ईरान के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम विचार करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि क्यों मिडिल ईस्ट की शांति भंग होना लगभग तय माना जा रहा है। तो आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी की गई हैं। ये तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर जारी की गई है अमेरिका की ओर, जिसे ईरान पर किए गए हमले से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट ये वीडियो है जो तस्वीर आपके सामने है। इस वीडियो में आपको धमाका होते हुए और धुआं उठते हुए दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर जो हमने लाल घेरे में रखी हुई है, वहां पर देखिए अचानक से धमाका हुआ और फिर उसके बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी खास ठिकाने या लक्ष्य की साफ पहचान इस वीडियो में नहीं हो रही है, सिर्फ धमाका और धुआं है। दरअसल अमेरिका ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने इन हमलों के जरिए ईरान के मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइट्स को टारगेट किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 25 जून को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के कार्गो शिप पर ड्रोन अटैक किया था और यह अटैक उसी हमले के जवाब में किया। तो अब तय करते रहिए, किसने तोड़ा है यह सीज फायर, किस लिए हमला था, किसने किया था। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, और यह तस्वीर आई है लेबनान की राजधानी बेरूत से साफ। यह तस्वीर आप देखिए, सड़क पर आपको बवाल दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में इजराइल और लेबनान के बीच समझौते के विरोध में यह बवाल हो रहा है। लोग नहीं है समझौते के पक्ष में। हिजबुल्लाह समर्थक बेरूत की सड़कों पर उतर आए और इस दौरान मोटरसाइकिल रैली निकाली। कई इलाकों में इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर नारे लगाते दिखाई दिए। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने जलते टायर रखकर सड़कों को जाम कर दिया। हालात को देखते हुए लेबनानी सेना ने राजधानी की कई सड़कों पर अस्थायी चौकियां भी स्थापित कर दी। तो ये तस्वीर देखिए, और लोग कह रहे हैं कि ये समझौता होना नहीं चाहिए इजराइल के साथ। ये लेबनान की तस्वीर है, बेरूत में सड़कों पर उतरे कि इजराइल के साथ समझौता नहीं हो सकता है, आर पार करेंगे। अब लेबनान में बारूद बरस रहा है और 9 दिन की शांति के बाद ईरान अमेरिका भी एक बार फिर से आमने सामने जंग में उतरते हुए नजर आ रहा है। लग रहा है कि कहीं ये कंप्लीटली सीज फायर टूट न जाए। अब सवाल है कि आखिर क्यों जिस समझौते के लिए ट्रंप ने पूरा जोर लगा दिया वो टूटने की कगार पर है। क्यों अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी एक बार फिर से बढ़ने लगी। तो चलिए आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। दरअसल ईरान अमेरिका सीज फायर के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण और शिपिंग को लेकर विवाद जारी। युद्ध के दौरान ईरान ने इस अहम जलमार्ग को बंद कर दिया था, जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल और एलएनजी ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुआ, जिसके चलते ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस पैदा हुआ। एमओयू में अमेरिका ईरान ने हॉर्मुज को फिर से खोलने और फ्री नेविगेशन सुनिश्चित करने पर सहमति जताई। बदले में अमेरिका ने अपना नेवल ब्लॉकेड हटा दिया। हालांकि ईरान अभी भी हॉर्मुज पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। कुछ दिन पहले ही ईरान ने कुछ कमर्शियल जहाजों पर अटैक की धमकियां दी, जिससे हॉर्मुज के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मतभेद एक बार फिर से पैदा हो गया और माना जा रहा है कि विवाद की जड़ है। इसके अलावा ईरान अमेरिका सीज फायर के बावजूद लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष भी रुक रुक कर बीच में चल रहा है। यह भी तनाव का एक अहम कारण है। ईरान सीज फायर को ऑल फ्रंट यानी सभी मोर्चों पर लागू मानता है और इजराइल के हिजबुल्लाह पर जारी हमलों को सीज फायर वायोलेशन मानकर अमेरिका को जिम्मेदार बताता है।
ईरान ने एमओयू में लेबनान सीजफायर को स्पष्ट शर्त बनाया, लेकिन इजराइल ने इसे माना नहीं और कहा कि हम तो हमला करते रहेंगे हिजबुल्लाह पर। हिजबुल्लाह को पूरी तरह डिसमेंटल करने की अपनी मांग पर इजराइल अड़ा हुआ है, जिसका असर अब ईरान और अमेरिका के बीच भी देखने को मिल रहा है और कड़वाहट वहां पर जो पहले से थी वो और तेज हो रही है। साथ ही ईरान अमेरिका सीजफायर और एमओयू के बावजूद दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम और संवर्धित यूरेनियम को लेकर मतभेद बने हुए हैं, जो स्थायी शांति की राह में सबसे रोड़ा बने। अमेरिका और इजराइल ईरान के पास मौजूद हाई एनरिच्ड यूरेनियम को पूरी तरह डिसमेंटल करने, एनरिच्ड कैपेबिलिटीज को रोकने और अंतरराष्ट्रीय इंस्पेक्शन को पूरी पहुंच देने की मांग कर, क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। दूसरी तरफ ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को पूरी तरह पावरफुल बताता है और साफ कह रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय इंस्पेक्शन की परमिशन नहीं देगा। तो ये कुछ मुद्दे, कुछ और बातें जिन पर एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तबाही के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं और हो सकता है कि जल्दी मिडिल ईस्ट से फिर कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाए या युद्ध की एक नई किस्त एक बार फिर से शुरू हो जाए। अमेरिका इजराइल ईरान के न्यूक्लियर हथियार के पीछे, अमेरिका और इजराइल पड़े हुए हैं ईरान के न्यूक्लियर हथियार के पीछे। लेकिन इस बीच ईरान से एक चौंकाने वाली खबर सामने, जो अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल ईरान ने कुछ ऐसा तैयार कर लिया है जो गलत हाथों में पहुंच जाए तो न्यूक्लियर हथियार से भी खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान का यह नया आविष्कार है आर्टिफिशियल दिमाग, आर्टिफिशियल ब्रेन, जो एआई नहीं बल्कि बीआई है, यानी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस है। अब यह क्या चीज है? आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो एआई के बारे में सुना था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बीआई क्या है? तो बताते हैं। ये कोई साधारण कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, बल्कि जिंदा इंसानी न्यूरॉन्स से बना एक ऐसा नेटवर्क है जो खुद फैसले ले सकता है और इंसानी दिमाग की तरह ही नई चीजें सीख भी सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के वैज्ञानिकों ने इसे लैब के अंदर इंसानी कोशिकाओं का इस्तेमाल करके तैयार किया, जो देखने में एक छोटे इंसानी दिमाग की तरह है। इसके साथ ईरान ने ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस की वैश्विक रेस में एंट्री मारकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधे चुनौती दे दी है, जिससे अब दुनिया का पावर बैलेंस जाहिर सी बातें बदलने वाला है। इसके अलावा ईरान की ब्रेन रिसर्च और टेक्नोलॉजी टीम के चीफ अताउल्लाह पोर अब्बासी के मुताबिक ईरान ने शरीर के बाहर नसों की कोशिकाओं को न सिर्फ जीवित रखने की बल्कि उन्हें विकसित करने की पूरी तकनीक अपने दम पर हासिल कर ली। ये जिंदा कोशिकाएं लैब के अंदर ठीक उसी तरह आपस में संपर्क बना रही हैं और अपना नेटवर्क तैयार कर रही हैं, जैसे वो हमारे और आपके सिर के अंदर मौजूद असली दिमाग में होता है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस नेटवर्क के पास खुद से सीखने की क्षमता है, यानी ये दिमाग बिना किसी मानवीय कोडिंग के खुद के अनुभवों से सीख रहा है, जैसा हम आप सीखते हैं अपने जीवन में। साथ ही आजकल हर तरफ चैट जीपीटी और रोबोट्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोर है, लेकिन ईरान ने जो खौफनाक खेल शुरू किया है उसे विज्ञान की भाषा में बीआई यानी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आज का एआई और ईरान का बीआई एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक मत समझिएगा, जहां आज का एआई बेजान कंप्यूटर चिप्स, कोडिंग और भारी भरकम बिजली की खपत पर चलता है, जिसे इंसानों को अरबों डेटा देकर सिखाना पड़ता है, वहीं ईरान का बीआई जिंदा इंसानी कोशिकाओं और न्यूरॉन्स से बना है। यह तकनीक किसी सॉफ्टवेयर की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे की तरह अपने माहौल से खुद ब खुद चीजें सीखता है। जैसे बच्चा छोटा है, बड़ा होते जाता है, सीखता जाता है, वैसे ही ये सिस्टम है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह नया बायोलॉजिकल दिमाग इंसानों की तरह एक साथ कई फैसले यानी पैरेलल प्रोसेसिंग ले सकता है, और इसे चलने के लिए आज के कंप्यूटर्स के मुकाबले करीब 10 लाख गुना कम बिजली की जरूरत पड़ती है, यानी तेज और कम खपत एनर्जी की दोनों है इसके साथ। ईरान ने अब इस रेस में बाजी मारकर पूरी दुनिया को सीधे चैलेंज दिया है। यह तकनीक जहां एक तरफ चिकित्सा विज्ञान को बदल सकती है, वहीं दूसरी तरफ ये एक ऐसे रोबोटिक या डिजिटल सैनिक को जन्म दे सकती है जिसके पास इंसानी दिमाग जैसी चालाकी होगी और मशीनों जैसी क्रूरता होगी। इस जिंदा दिमाग की कहानी ने भविष्य के विज्ञान की एक ऐसी भयावह तस्वीर खींच दी है या लकीर खींच दी है जिसकी कल्पना आज से पहले किसी ने नहीं की थी। अब आगे आपको दिखाएंगे जूनियर नीतीश ने ऐसा क्या किया जिससे बिहार की सियासत में हलचल है, लेकिन उससे पहले देखिए आज की सुपर 6 खबरें। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा, चाहते हैं कि अपराधियों को कड़ा दंड मिले। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति हो सकती है। अखिलेश यादव ने कहा, इनके लिए धन ही धर्म है, इन्हें राम माफ नहीं करेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर सेशल्स पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। विक्टोरिया एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने अगवानी की। एयरपोर्ट पर सेना ने प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और कलाकारों ने लोक नृत्य पेश किया। पीएम मोदी ने विक्टोरिया में दुनिया के सबसे उम्रदराज 194 साल के जोनाथन कछुए को भी देखा।
सोनिया गांधी ने गाजा मामले को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। एक अखबार में सोनिया ने लेख लिखा और कहा, इजराइल का मकसद फिलिस्तीन के अस्तित्व को खत्म करना है और इसके लिए बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार चुप है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सोनिया गांधी पर पलटवार करते हुए पूछा, बांग्लादेश में मारे जाने वाले हिंदुओं के लिए एक शब्द क्यों नहीं बोल पाते। नोएडा में आज सीएम योगी 2 कंपनियों के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाली इन दोनों कंपनियों के कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया। इस दौरान सीएम योगी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा, नोएडा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का हब बन चुका। नीट के बाद अब महाराष्ट्र में टेट परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कल होने वाली परीक्षा से ठीक एक दिन पहले ठाणे के भिवंडी में पेपर लीक की खबर आई, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। उधर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच तेज हो गई है। आरोपी सिया और चेतन को लॉगर किला ले जाकर पुलिस ने सीन को रिक्रिएट किया। उधर लोनावाला थाने में सिया के माता पिता और भाई से पुलिस ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सिया और चेतन ने आपस में हुई चैट डिलीट कर दी है। व्हाट्सएप चैट रिकवर करने के लिए पुलिस ने इनके मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। और आगे बढ़ते हैं अब सुपर 6 में बात अगली स्पेशल स्टोरी। सियासत में कदम रखते ही मीम्स और ट्रोलिंग का शिकार हुए। कभी डिग्री पर उठे सवाल तो कभी योग दिवस पर फिटनेस को लेकर घर। हम बात कर रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की। लेकिन सोशल मीडिया पर शांत दिखने वाले नीतीश कुमार के बेटे के एक कदम ने हलचल बढ़ा दी। वो बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए और इस दौरान ड्यूटी से गायब और फोन नहीं उठाने वाले प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को पद से हटाकर निशांत कुमार ने महकमे में हड़कंप मचा दी। विपक्ष जहां इसे सिर्फ तेजस्वी यादव की नकल बता रहा, वहीं पूर्व प्रिंसिपल के इस्तीफे और प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोपों ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बड़ा युद्ध छेड़ दिया। क्या यह सिर्फ डैमेज कंट्रोल है या फिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का असली कायाकल्प अब हो रहा है? यह एक बड़ा सवाल है जिसकी चर्चा हो रही है। दरअसल 23 जून को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार निरीक्षण करने के लिए पीएमसीएच पहुंचे थे। इस दौरान अस्पताल की ड्यूटी के समय डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह गायब हैं। यह तस्वीर तब की है जब निशांत पहुंचे हुए थे पीएमसीएच। मंत्री ने बैठक के लिए उन्हें फोन भी किया कि कहां है भाई, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कोई जवाब आया नहीं क्योंकि फोन उठा नहीं। फोन उठता नहीं तो जवाब कैसे आता। बताया गया कि वो बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से गैर हाजिर थे, जिसके बाद पीएमसीएच के प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से उनके पद के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार ने यह पहली बड़ी कार्रवाई की। यहाँ मैंने देखा काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, बेहतर हैं और बेहतर होंगी चरणबद्ध तरीके से, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं, उनसे मैंने फ़ोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं उठाए और वो किसी को चार्ज भी देके नहीं गए, उन पर कार्रवाई करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार साल 2026 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद से कई बार विवादों और सोशल मीडिया की चर्चाओं में रहे। जून 2026 में बिहार विधान परिषद चुनाव के नामांकन के बाद निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया कि उन्हें सालों तक इंजीनियर के रूप में पेश किया गया, जबकि उनके चुनावी हलफनामे से खुलासा हुआ कि उन्होंने बीआईटी मेसरा से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। हलफनामे के मुताबिक उन्होंने केवल कुछ सेमेस्टर की पढ़ाई की थी, जिसे लेकर विपक्ष ने उन्हें सिर्फ 12वीं पास बताते हुए घेरा। जनवरी 2026 में पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट अभ्यर्थी की मौत के मामले में निशांत कुमार का नाम विवादों में घसीटा गया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे छवि धूमिल करने का प्रयास बताया। मार्च 2026 में यानी इसी साल जनता दल में शामिल होने और मई 2026 में बिहार का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त होने के बाद निशांत कुमार विपक्षी दलों के टारगेट पर आ गए। नीतीश कुमार और बीजेपी हमेशा से लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के परिवारवाद पर हमलावर रहे। इसीलिए निशांत कुमार के औपचारिक तौर पर राजनीति और कैबिनेट में आने के बाद विपक्ष ने एनडीए पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने के बाद से निशांत कुमार अपने हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज और लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए, टारगेट पर रहे हैं। जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योग के कुछ आसनों को ठीक से न कर पाने की वजह से भी सोशल मीडिया पर उनके कई मीम्स बने। और अब ताजा विवाद है पीएमसीएच के प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन से जुड़ा। हालांकि पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने इस फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के पीएमसीएच निरीक्षण से पहले वो एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके कारण अस्पताल में उपस्थित नहीं हो सके। उनका आरोप है कि बिना किसी स्पष्टीकरण के उन्हें सस्पेंड किया गया। ये पत्र जो मुझे दिया गया है, बिना किसी स्पष्टीकरण पूछे हुए एक वरीयतम चिकित्सक को दंडात्मक कार्रवाई करने का एक तानाशाहीपूर्ण रवैया
जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया है और मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनाया है, मैं समझता हूं आने वाले भविष्य के लिए एक अंधेरी गली को खोलता है। पीएमसीएच के पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह का यह भी कहना है कि उन्होंने तमाम अधिकारियों को कई कॉल किए, लेकिन किसी ने भी उनके कॉल का जवाब देना सही नहीं समझा। अफसर बात करने से भागेंगे, 100 फोन करने पर भी नहीं उठाएंगे। सचिव महोदय भी, विशेष सचिव महोदय भी, ओएसडी भी, चपरासी बात कराना नहीं चाहेगा। निशांत जी के शायद प्राइवेट सेक्रेटरी कौशलेंद्र जी हैं, मैंने 100 बार से ज्यादा फोन किया होगा, बोलने को तो 100 बार कम ही किया होगा। वैसे निशांत सौम्य स्वभाव के हैं और हमेशा सीधे साधे दिखते हैं और यही वजह है कि उनका मीम्स बनाकर उनको खूब ट्रोल भी किया जाता है। लेकिन निशांत ने पीएमसीएच के प्रिंसिपल पर एक्शन लेकर यह बता दिया कि काम में वो कोताही बर्दाश्त नहीं करने वाले। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ये उनका काम है, वो कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी कह रही है कि निशांत तेजस्वी यादव को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन प्रश्न हुआ? आप मीडिया वाले हैं तो न्यूज लेने नहीं आए हैं, घर में बैठे रहे। बड़े सवाल उन पर उठ रहे थे, मगर अब एक्शन भी दिख रहा है निशांत जी का। एक्शन दिखेगा नहीं, स्वाभाविक है। जहाँ शिकायत मिलेगी वहाँ जाइए, मिनिस्टर से कार्रवाई हो। पीएमसीएच एक बड़ा केंद्र है गरीबों का इलाज करने का, वहाँ पे इस तरह से लापरवाही हुई सर। कार्रवाई हुई ना, ट्रांसफर किया गया, गोली मार दीजिएगा। बहुत कम भाई। मामला नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सारा मीम आप लोगों ने देखा, हर तरह की चीजों का आपने देखा, संज्ञान लिया है। तेजस्वी जी के पूर्व में किए गए एक्शन को एडॉप्ट करने की कोशिश की है इन्होंने। होना चाहिए, अगर कोई अनुपस्थित है बिना एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मेशन तो इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए।